Good morning, boys and girls. The topic that is displayed on your screen is the forms of a verb. We will try to, learn certain basic things which are very important to learn grammar. I simply need your complete concentration on the topics which here onwards I am dealing with regard to grammar. Dear boys and girls, first we will be trying to see the forms of verb. Normally what happens, you are concerned with present, past and past participle forms of the verb, but remember, I have written on your screen five forms of the verb. Now see first. Okay, first is regular verbs, and which are considered to be weak verbs in grammar. I have written, the first line, the base. Base is the first form of the verb, पहली वाली form. And then you have S form, जिसको हमने V2 लिखा है नाम, V2 verb second. And then तीसरी वाली ED form, or you can say the past form of the verb, which is normally written as V3. And then you have ing form, which is considered to be progressive form of the verb, और इसका नाम हमने लिखा है V4. And then you have en, यह हमने टेक्निकल नेम दिया इसका, and the actual is perfective form of the verb, और इसको हमने V5 रखा है. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप बच्चों को याद रखनी है वो ये है कि नॉर्मली हम कंसेप्ट बेस फॉर्म का नहीं देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म जो है वो बेस है. अब देखिए बेस क्या है. बेस की वजह से आपके पास इंग फॉर्म है. फॉर एग्जांपल जिसको आप बेस देखेंगे, बेस के साथ आप एडिशन करते हैं ING का, तो ये फॉर्म फोर्थ बनती है. फॉर्म वन से जाके वर्ब फोर्थ आपका बनता है, जिसको आप बेस के साथ ऐड करते हैं इंग को. जैसे यहाँ पर हमारे पास जो लेफ़्ट साइड में वर्ब फर्स्ट है, प्ले से जिसको था हमने इंग ऐड किया तो बन गया प्लेइंग. वर्क से जिसको था हमने ऐड किया इंग तो वर्किंग. ऐसे ही टॉकिंग, फिर आप देखिए मूविंग, और फिर देखिए आप पासिंग. राइट. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म in this particular structure which is displayed on your screen is the base form of the verb, right? अब ऐसा नहीं है कि if you see verb second you can't say play से, ठीक है, place placing हम नहीं कर सकते हैं. It is not a rule, you understand. You cannot write placing, or you can't say playing, right? Or for example, you have work, then you have works. You can't say working, you can't say working, right? That is why the base form of the verb is very very important, right? In order to learn things you have to understand that verb has a base. When verb has a base, and this base is acting just like the plinth of a building, दिस इज़ रियली सम सॉर्ट ऑफ बेस, जिसका हम कंसेप्ट नॉर्मली क्लासरूम में नहीं देते हैं. हम क्या करते हैं, हम सिंपली कहते हैं ये है प्रेजेंट, फिर है पास्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल हम V5 को कहते हैं, पास्ट हम कहते हैं V3 को, और प्रेजेंट हमारे पास उस वक़्त कंसेप्ट होता है बेस का. लेकिन
सबसे दुरुस्त जो बात है, जब भी आप वर्ब को देखेंगे, वर्ब को आपने देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फाइव, इन टर्म्स ऑफ फाइव, राइट। फॉर एग्जांपल कभी कभार कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि आपके पास नाउन होता है, आप कंसीडर करते हैं शायद ये वर्ब है, ताकि हमारे पास काफ़ी फॉर्म्स ऐसी हैं जो वर्ब भी होती हैं और वही नाउन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जिस वक्त आप नॉर्मली देखेंगे किसी चीज़ को, जो होगा नाउन एक्चुअली, फिर आपका कन्फ्यूजन होता है कि ये वर्ब है या नाउन है। वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा कि एक्चुअली जिसको उसको आप इन टर्म्स ऑफ फाइव अकाउंट कर सकेंगे, तब आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये वर्ब है। अगर वो इन टर्म्स ऑफ फाइव नहीं बनता है, तब आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये एक्चुअली नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ जहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे हमारे पास कर्टन है, कर्टन। कर्टन जो है, कर्टन को लेटस से आपने इसका बेस लिया कर्टन, फिर आपने इसका एस फॉर्म ऐड किया, बना दिया कर्टन्स, ठीक है। ईडी में क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में V3 में, कर्टन का तो बनेगा नहीं थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर V4 में आप थोड़ा ही कह सकते हैं ये हुआ कटनिंग, राइट। तो इस वजह से ये अल्फाज जो होंगे ये गलत होंगे। तो नॉर्मली आइडिया ये है कि एक्चुअली नाउन जिसको हम देखा जाए, नाउन में हमारे पास सिर्फ कुल मिला के दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है बेस और होता है इसका प्लूरल फॉर्म, राइट। यानी जिसको हम सिंगुलर कहते हैं और फिर प्लूरल कहते हैं। लेकिन जिस वक्त आप इसको देखेंगे वर्ब की हालत में, तब आपके पास 5 फॉर्म्स खुद डेवलप होती हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द table that is displayed on your screen. Now see this. First of all, I have written, at the top, regular verbs, and regular verbs are considered to be weak verbs. We will be trying to understand क्या होते हैं regular verb. हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस टेबल के ऊपर, मैं चाहूँगा कि आपकी कंसंट्रेशन टेबल के ऊपर आ जाए। अब देखिए हमने V1 में क्या लिखा है, प्ले, और प्ले जो है ये बेस है, फिर इसका एस फॉर्म बनाया हमने प्लेस। प्लेस जो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसको तो आप देखेंगे सब्जेक्ट में हम ही का इस्तेमाल करते हैं, ही प्लेज आएगा। जिसको तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर शी का इस्तेमाल करेंगे, शी प्लेज। ऐसे ही कभी थर्ड पर्सन सिंगुलर इट होती है हमारे पास, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, या किसी का नाम करते हैं यूज़। लेटस से इमरान, लेटस से अकरम, लेटस से सिमत, इस तरीके के नाम हम इस्तेमाल करते हैं। या जो हमारे पास समझिए आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जिसको हम यूज़ करते हैं, तो हम V2 का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। और फिर आप आइए V3 के ऊपर, जिसको हमने ED लिखा है, और पास्ट ED एक टेक्निकल टर्म दी हुई है। आई विल बी डिस्कसिंग कि ED क्या है एक्चुअली। जिसको हम देखते हैं नॉर्मली ये प्ले है, प्ले से हमने बनाया प्लेड V3 में। जिस किताब ने V3 में प्लेड बनाया तो ED नॉर्मली आ गया। ED को हम पास्ट कहते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो प्ले से फिर बन गया प्लेड। फिर आगे जाइए आप V4 पे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लेइंग बनता है वर्ड एक्चुअली, राइट। हम प्ले से ऐड करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, प्ले से हम इंग फॉर्म को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा प्लेइंग, ठीक है। और फिर आगे आ जाइए आप EN पे हम अभी बात करेंगे, जिसको हम इर्रेगुलर वर्ब्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये EN क्या है। EN एक टेक्निकल टर्म दी है मैंने दोबारा, लेकिन आपको नॉर्मली याद रखना पड़ेगा, ये एक्चुअली परफेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। परफेक्टिव्स भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि परफेक्टिव्स में हम यही फॉर्म यूज़ करते हैं V5 वाली, राइट। तो V5 में आप देखिए दोबारा प्लेड। अब कन्फ्यूजन कभी कभार बच्चों में ये होता है कि V3 और V5 का, इसके ऊपर हम बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे, लेकिन ये बात इस वक्त नहीं होगी, आगे होगी। इसी वजह से हमने टेक्निकल नाम दिए हैं, ताकि आप बच्चे समझ जाएं कि एक्चुअली पास्ट जो होता है, पास्ट डिफरेंट होता है और परफेक्टिव फॉर्म डिफरेंट होती है। सपोज़ मैं बताऊं आपको, पास्ट पास्ट ही है, और परफेक्टिव में हम प्रेजेंट को भी लेते हैं, पास्ट को भी लेते हैं। लिहाजा V3 और V5 में काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा, काफ़ी बड़ी डिफरेंस होगी। V3 जो है, V3 को हम V5 नहीं समझ सकते, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम आगे देखेंगे, ठीक है। आइए आप यहाँ, आप दूसरा लफ्ज़ आपके पास है वर्क।
वर्क से आपने बनाया वर्क्स, ठीक है, जिसको आपने एस फॉर्म लगाई। और फिर देखिए आप जिसको तो आपने ई डी या V3 बनाया तो वर्कड बन गया। फिर इंग फॉर्म में वर्किंग बन गया। फिर परफेक्ट फॉर्म में वर्कड बन गया। यहाँ पे भी आप देखिए V5 और V3 हमारा एक जैसा दिखता है। यहाँ पर भी आपके पास वर्कड है और आप V5 पे भी देखेंगे उसको भी आप वर्कड समझेंगे, ठीक है। अब आप देखिए हत्ता कि मैंने अभी जो बात बताई कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन V3 एंड V5, राइट, एंड वी विल बी डिस्कसिंग both the forms in detail. We will try to ascertain, what is the difference between V3 and V5. A lot of difference, as I said कि V5 में क्या होता है, V5 को हम प्रेजेंट भी तस्वर करते हैं और पास्ट भी, हम इस फॉर्म को दोनों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिसको आप V3 को देखेंगे ये सिर्फ पास्ट के लिए एग्जिस्ट होती है। अब देखिए यहाँ तीसरा लफ्ज़ जो हमारे पास है, द थर्ड वर्ड, दैट इज टॉक, एंड देन यू हैव टॉक्स, then you have talked, talking, talked, right, and then you have another verb move. फिर move से moves, moved, moving, moved, right, and then you have another word what's called pass. Pass से passes, past, passing, past, right. Now I believe you have understood. My point is basically that whenever you look upon a verb, try to look it in terms of five. Don't make mistakes of just ascertaining it in terms of three. जो हमारे पास रहता है प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, उसमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार। बच्चे समझते हैं ये हुआ प्रेजेंट, ये हुआ पास्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल को कहते हैं शायद ये फ्यूचर है, राइट। तो ये कन्फ्यूजन भी हमारा दूर हो जाता है बुनियादी तौर। तो हम अकाउंट करेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ फाइव, और ये हैं रेगुलर वर्ब्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रेगुलर वर्ब होता क्या है। देखिए नीचे आपके पास डेफिनेशन दी हुई है रेगुलर वर्ब की। रेगुलर वर्ब इज़ वन दैट कन्फर्म्स टू द यूजुअल रूल of forming its simple past tense and its past participle, right. past participle से मेरा मुराद V5 है, past simple से हमारी मुराद V3 है, ठीक है। दोबारा देखें आप, रेगुलर वर्ब इज़ वन दैट कन्फर्म्स टू द यूजुअल रूल ऑफ फॉर्मिंग इट इज सिंपल पास्ट टेंस एंड इट्स पास्ट पार्टिसिपल। शायद आपको बात समझ में नहीं आई। ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, रेगुलर वर्ब हम उसको कहते हैं जिसमें हम एक तो पास्ट V3 और पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम V5 कहेंगे, जिसको आप परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पैटर्न यूज़ होती है जिसको आप ईडी बोलेंगे या डी पैटर्न, राइट। जैसे मैं बताऊँ इन इंग्लिश द यूजुअल रूल, जो हमारे पास नॉर्मल रूल जो है रेगुलर वर्ब उसके लिए, ठीक है, वो ये है इज़ टू ऐड ईडी। हम ऐड ईडी करते हैं V3 के फॉर्म में, या हम डी फॉर्म और डी या डी का एडिशन करते हैं हम कहाँ पर, V3 में। और ऐसे ही यही सेम तरीके का एडिशन होता है V5 में, ठीक है। यूजुअल रूल ये है कि हम ऐड करते हैं ईडी या डी का एडिशन होता है V3 में होता है, और ये एडिशन होता है V5 में, ठीक है, टू द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब to create the past forms, right. You understand, again see this, in English the usual rule is to add। English में जो the normal rule जो है इसके लिए है कि you are adding ed or you are adding d to the base form। For example you have play, you are adding ed, it becomes played, ठीक है। और ये प्लेट बनेगा, ये बनेगा V3 में भी और ये प्लेट बनेगा V5 में भी, राइट। नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके बाद हम इसके V5 पे जाते हैं और V3 पे जाते हैं, हमारे पास ed का एडिशन होता है या कभी कभार d का एडिशन होता है, ठीक है। जैसे आप देखो वर्क से वर्कड एंड देन V5 में वर्कड, टॉक से टॉकड और V5 में टॉक्ड, राइट। यू हैव मूव and then you have moved, and at V5 you have moved, right. You have pass, then you have passed, and again at V5 you have passed, right. Now these are considered to be regular form or regular verbs. Now what is regular verb? Regular verb is simply
when you are adding d or you are adding ed, you know, at with the base to form what is called the past and past participle. Are you are forming v3 or you are forming v5, right? Wherever you know you have forms that ends at v5 with what's called d or ed, they are considered to be regular verbs, right? Why regular? Because this is a regular pattern for the verbs, right? When you have say the regular pattern for the verbs, they are considered to be regular verbs, but at the same time you have to remember they are considered to be weak verbs at the same time. Okay, now this is little bit about regular verbs. Now boys and girls, I need your concentration on this particular portion, what is called irregular verbs, right? बेसिक हमारे बहुत दुरुस्त करने ज़रूरी हैं। ये दोनों क्लासेस के लिए हैं बुनियादी तौर जो मेरा फोकल पॉइंट है, दैट इज़ यू नो क्लास 11th एंड एज वेल एज 12th, राइट? बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन समटाइम्स यू नो अमंग द स्टूडेंट्स, और जो उनको ग्रामर पढ़ा जाता है उसमें कभी कभार ये होता है कि बेस का कंसेप्ट टीचर्स नहीं देते, ठीक है? तो आई बिलीव कि सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म जो है दोबारा बेस है। यहाँ देखिए आप, इरेगुलर वर्ब्स को आप स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं। अब जो इरेगुलर वर्ब्स हैं ये भी कई कैटेगरी के हैं, हम उनको देखेंगे ठीक तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप देखिए पहले इस टेबल के ऊपर आप आ जाइए, आपके पास पहले बेस है v1, और इसके बाद आपके पास v2 है जिसको हमने एस फॉर्म बताया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, राइट? और फिर देखिए आप ईडी जिसको हमने पास्ट बताया, ईडी ईडी का कंसेप्ट जिसको तो आपने रेगुलर वर्ब्स में देखा, वहाँ पे आपको पता चला कि ईडी का ऐड होता है, जैसे प्ले से प्लेड, और यहाँ पे आप ईडी एक रखेंगे टेक्निकल टर्म, लेकिन यहाँ पर ईडी का ऐड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर देखिए आपके पास प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हाट इज कॉल्ड इंग फॉर्म, और ये है हमारे पास V4, राइट? और V4 का उसूल और तरीका यही है, किस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ये बिल्कुल बात यह है कि आप इसको बेस के साथ इंग फॉर्म का यूज़ करते हैं, आप और किसी फॉर्म के साथ इंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा चूँकि रूल नहीं है। रूल यह है कि आप बेस फॉर्म के साथ इंग करेंगे ऐड, और ये बन जाएगा V4, तभी बेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर देखिए आप दूसरी चीज़ जो हमारे पास है दैट इज़ V5 में हमने EN पहले लिखा है, इस EN का हम तज़किरा करेंगे यहाँ पे। देखिए जहाँ आप देखिए जिसको आप ईट को देखते हैं यहाँ पर ईटन EN लिखा हुआ है, ब्रोक से देखिए आप ब्रोकन, टेक्निकल वर्ड है ये, और टेक से देखिए टेकन, और यहाँ पे देखिए आप स्पीक से स्पोकन। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जो V5 पे एंड होते हैं, और जो इसको दिए एंड होते हैं वहाँ पर EN पे एंड होते हैं। तो ये टेक्निकली लिखा गया है, अदरवाइज इट इज़ कंसिडर्ड परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए ये जो वर्ब्स हैं, पहले हमारे पास लफ्ज़ ईट है, ईट से हमने ईट्स बनाया एस फॉर्म में, और फिर देखिए पास्ट इसका बनेगा एट। बड़ी डिफरेंस है ईट एंड एट में। अब ये वो नहीं है ईडी वाला एडिशन या डी वाला एडिशन। और फिर ईट से फिर ईटिंग बनता है हमारे पास, और फिर देखिए आप और लास्ट पे जो है हमारे पास ईटन, ठीक है? यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा पिछली बार जिसको था अभी जो हमने बात की करी है V3 और V5 में, जिसको तो आप रेगुलर वर्ब्स में जाएंगे वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे मैं बताऊँ आपको, अब दोबारा इसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर आप V3 में देखें आप प्लेट, और V5 में आप देखिए दोबारा प्लेट, ठीक है? जिसके बाद आप V3 में देखते हैं प्लेट, V5 में प्लेट, हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि ये दोनों में प्लेट प्लेट है, ठीक है? और यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाता है। जिसको आप V3 में जाएंगे, यहाँ पे आप एक अलग अलग तरीके का लफ्ज़ देखेंगे, जैसे ईट था बेस और यहाँ पर एड बना, और फिर जिसको V5 पे जाते हैं आप देखते हैं ईटन, ठीक है? ऐसे आइए यहाँ पे आप दूसरा वाला वर्ड देखते हैं हम, ब्रेक है, फिर ब्रेक्स है, ब्रोक, ब्रेकिंग, ब्रोकन, राइट? अब देखिए V3 में ब्रोक का यूज़ हुआ है, और V5 में ब्रोकन का यूज़ हुआ है। यहाँ पे देखिए आप टेक है, टेक, टेक्स, ठुक, टेकिंग, टेकन, राइट? यहाँ पे ठुक एंड टेकन ये लफ्ज़ हैं जो यूज़ हुए हैं V3 एंड V5 में रिस्पेक्टिवली, राइट? ओके, अनदर सी स्पीक, यहाँ पे देखिए आप, फिर हमारे पास एस फॉर्म में स्पीक्स, फिर आपका पास्ट जो बनता है स्पोक बनता है,
एंड देन यू हैव स्पीकिंग, एंड एट EN और व्हाट इज कॉल्ड V5 में आपका लफ्ज़ दोबारा बनता है स्पोकन, राइट। अब ये जो यहाँ पे देखिए आप V3 एंड V5, यू नो, you are finding a good difference between the two, right? Here the words are not similar, the condition is not similar at the same time, right? आपका डिफरेंस क्लियरली दिखता है, लफ्ज़ बिल्कुल अलहदा दिखते हैं। यही है खासियत जिनको हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स एंड एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब इस वजह से दे डू नॉट एंड एट ए रेगुलर पैटर्न, राइट। स्ट्रॉन्ग वर्ब इस वजह से क्या आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिस वक्त आप देखते हैं V3 एंड V5 में अंतर आपको बिल्कुल क्लियरली महसूस होता है कि ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, ठीक है। अब ये तो एक कैटेगरी थी जिसका हमने तज़किरा किया, जिसको हम इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं। इनमें हमने ये देखा कि दीज सर्टन वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश दैट एंड एट EN फॉर्म, EN। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ V5। एट V5 क्या होता है, यू हैव एंडिंग एज EN, ईटन, ब्रोकन, टेकन, स्पोकन, राइट। अब देखिए वन मोर कैटेगरी ऑफ वर्ब्स, यू हैव वन वर्ड सिट, यू नो, ये देखिए आप सिट एंड देन यू हैव सिट्स, ओके, V2 में, एंड देन यू हैव एट पास्ट सैट, सैट, और फिर देखिए आप इंग फॉर्म में क्या होता है सिटिंग, और ये सिटिंग जो है यू हैव सिट से सिटिंग, SITTING स्टिंग, otherwise you have sit, you have sting, right? You have double T, addition of double T, it is called a gemination in English, right? Gemination of letters, right? And you know ये gemination हो जाती है कभी कभार वर्ड्स में, और ये बन जाते हैं sit से sting, and at the last you are finding again sat, right? Now here you have again, you know, a different type of verb. You have first sat at V3, and at V5 you have again sat, right? Both are considered to be similar type of words, right? But both do not end at ED form. Remember, that's why they are under the category of irregular verbs. You understand? दोनों ED पे एंड नहीं होते हैं, sat, और फिर जिसको आप V5 पे देखते हैं इसको आप दोबारा देखते हैं sat। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैटेगरी है इसको आप रेगुलर वाले मोड में नहीं डाल सकते। क्यों? रेगुलर वाले मोड में हमारे पास जो पैरामीटर दिया गया है दैट इज सिंपली द एंडिंग इज ED और इट कैन बी D, राइट। बट हियर यू आर फाइंडिंग you do not have the ending as ED. ED is considered to be a regular pattern. You have a very different pattern. You have again see this, you have sit first and sits, then you have sat at V3, और फिर sitting है आपका, और लास्ट फॉर्म देखिए आप V5, it is again considered to be sat, okay. Again see another quality, you have go, then you have goes, right? goes जिसको आप S फॉर्म को देखते हैं, S फॉर्म में भी कभी कभार क्या होता है कि हम सिर्फ S ही नहीं यूज़ करते हैं, कभी कभार हम ES भी यूज़ करते हैं। जैसे गो से गोज़, अगर आप सिट को देखें तो सिट से हमारे पास सिट्स है, S ही लगा यूज़ हुआ, और यहाँ पे गो से गोज़, जिसको आपने गोज़ को देखा आपने ES का एडिशन किया, ठीक है। S फॉर्म में भी कभी ऑल्ट्रेशन इस तरीके की होती हैं, कभी हम S को यूज़ करते हैं लेकिन कभी ES को यूज़ करते हैं, लेकिन S फॉर्म लिखना हमारे लिए इस वजह से ज़रूरी है, ज़्यादातर हम जिसको हम यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं S फॉर्म को, राइट। ओके, नाउ दिस इज सिंपली, यू नो, जिसको आपने देखा यहाँ पर गो से गोज़ एंड देन यू हैव वेंट एट ED, वेरी डिफरेंट, देन यू हैव गोइंग एंड देन यू हैव गॉन, राइट। यहाँ पे जिसको देखेंगे आप अगेन यू आर फाइंडिंग ए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्ब, राइट। एट V3 you have different went, and at V5 you are finding gone, right? Again different, you know, that means base do not match with what is called V3, what's went, और went हमारे साथ मैच नहीं होता है V5 में, ठीक है। और फिर देखिए और एक कैटेगरी ऑफ वर्ब्स, यू हैव अगेन कम है आपके पास, कम्स है, कैम है, एंड देन कमिंग, एंड अगेन एट V5 कम। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, आपको V1 भी कम दिखता है
और आपको V5 भी कम दिखता है। हम इसको आगे जाके देखेंगे कि ये दोनों जो हैं दिखते तो एक जैसे हैं, बट दे आर स्टैंडिंग एट ए डिफरेंट सिचुएशन, right? There's a lot of difference between V1 and V5, right? That is now, you have come and the ending is again come, right? It looks as if they are same, right? लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अब देखिए और एक चीज़, अब आपके पास और एक फॉर्म है कट। देखिए कट है एट द बेस, फिर V2 में कट्स, ओके, देन V3 में कट अगेन, V4 में कटिंग, जेमिनेशन ऑफ लेटर्स ऑफ टी, राइट? यू हैव डबल टी, CUTTING, cutting, gemination, okay? Then you have again cut at V5, right? Now here you can understand in this form you have almost तीन जगहों पे कट का यूज़ हुआ है, सैम कट, CUT कट V1 पे, CUT कट एट V3, CUT कट एट V5, राइट? ये भी इर्रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस तरीके का वर्ब। और फिर आप अगेन देखिए, यू विल सी यू हैव हिट, देन यू हैव एट एस फॉर्म हिट्स, एंड एट पास्ट यू हैव अगेन हिट, इंग फॉर्म में हिटिंग आएगा, एंड देन एट V5 यू हैव हिट। तीन जगहों पे आपको और दोबारा सेम मिलेगा, हिट है एट द बेस यूज़ हुआ है, और V3 में भी हिट यूज़ हुआ है, और V5 में भी हिट यूज़ हुआ है। बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये सारे जो वर्ब्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी इर्रेगुलर वर्ब्स, एंड एट द सेम टाइम वी कॉल दैम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, राइट? इनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं। लेकिन आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप दोबारा एक टेबल फ्रेम करें जिसमें आप रेगुलर वर्ब्स, दिस इज़ एन असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स फॉर यू, रेगुलर वर्ब्स में राइट डाउन 10 रेगुलर वर्ब्स, राइट? आप देखिए उनकी एंडिंग कैसे होती है, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम जो ये हैं इरेगुलर वर्ब्स, इस यू विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट 10 irregular verbs, right? जिनकी एंडिंग जो है एट V5 could be very different. There may be certain verbs which end at en level, right? There may be certain verbs जिनका V3 and V5 सेम होगा, और कुछ वर्ब्स ऐसे होंगे जिनका V3 और V5 आपस में सेम नहीं दिखेगा, ठीक है? कुछ वर्ब्स आपने ऐसे बनाने हैं जिनमें आपका V3, V1, V3 एंड V5 सेम दिखेगा, ठीक है? ये इस तरीके की क्वालिटी के वर्ब जो हैं वो आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब इज़ वन दैट डज नॉट कन्फर्म टू द यूजुअल रूल to add ed or d to the base form of the verb to create the past form, right? I believe you have understood it. Irregular verb वो होते हैं जिनका जिनको जिसको हम क्रिएट, पहले तो वो यूजुअल पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ईडी वाली पैटर्न या डी वाली पैटर्न को, राइट? और दूसरी चीज़ आपने जहन में ये रखनी है कि जिसको हम उनको ऐड करते हैं, हम उनको ईडी या डी हम उनकी बेस के साथ ऐड नहीं करते हैं टू फॉर्म व्हाट्स कॉल्ड देयर पास्ट फॉर्म्स, चाहे वो परफेक्ट फॉर्म्स हों चाहे उसकी पास्ट फॉर्म हो V3 वाली फॉर्म, राइट? Okay, they are considered to be irregular verbs. Wherever you have confusion you can write to me, you can yeah, write on my YouTube channel, and I will be responding you accordingly, okay? Another thing which you have to remember, that is this, note these things and you have I believe कि you have understood it, लेकिन इसको दोबारा देखने की ज़रूरत है। पहली बात हमने जो करी है irregular verbs में, verbs in which 3 forms are same। कुछ verb ऐसे हैं हमारे पास इसमें irregular verbs में जो सेम हैं, जो बात हमने अभी बताई, 3 फॉर्म्स सेम हैं, जिसको तो आप लफ्ज़ कट को लेते हैं, कट हमारा बेस रहता है, फिर कट्स आता है एस फॉर्म में, फिर आपके पास V3 में आता है कट ई पास्ट में, और फिर आपके पास आता है प्रोग्रेसिव में कटिंग, एंड देन यू हैव परफेक्टिव में अगेन कट, राइट? अब देखिए जो हाईलाइट किए हुए वर्ड्स हैं, कट, कट एंड कट, 3 जगहों पे ये सेम है। एक क्वालिटी वर्ब्स की ये है
जो हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स में शामिल है। दूसरी क्वालिटी, वर्ब्स इन विच टू ऑफ द फाइव फॉर्म्स आर सेम, पांच में से दो फॉर्म्स सेम हैं, जिनका मैं अभी तज़किरा कर चुका हूँ। दोबारा देखिए, आप एग्जांपल आपके पास सिट है, सिट हमारे पास सिट्स है, सैट, सिटिंग एंड सैट। इस वर्ब का V3 और V5 दोनों सेम हैं। ये दूसरी क्वालिटी वर्ब्स की है, जिनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की क्वालिटी, राइट। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब दूसरा वाला है, ठीक है। अब तीसरी क्वालिटी जो हम इर्रेगुलर में लाते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स में एक और चीज़ है, ये आप देखिए, आप वर्ब्स इन विच थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, तीन फॉर्म्स आपके पास डिफरेंट हैं, ठीक है। आपका V1 में ईट, V1 है ईट, जिसको तो आप V3 देखेंगे वहाँ पे पाएंगे आप एट, राइट। और जिसको तो आप V5 देखते हैं, what is called the perfective form of the verb, you have eaten, right? All the forms are different, right? और ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपने जहन में रखनी है, दे आर कंसिडर, दे कम अंडर व्हाट इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड अप टू नाउ, यहाँ तक आप बच्चों को कोई कन्फ्यूजन तकरीबन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए, आई नीड अगैन योर कंसंट्रेशन ऑन one more portion, and that's very important portion, that is considered to be primary verbs in English, right? And sometimes you call them auxiliaries, and that's true। जिसको हम auxiliaries कहते हैं, ये एक टेक्निकल टर्म है, और ये जिसको हम नॉर्मल हालत में कहते हैं, हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास कुल मिला के प्राइमरी वर्ब्स तीन हैं, और तीनों जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। इसको मैंने इस वजह से यहाँ पे लाया है ताकि आगे जाके जिसको हम ग्रामर के बाकी एरियाज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी वर्ब्स हमारे पास क्या हैं। हमारे पास कुल मिला के प्राइमरी वर्ब्स में तीन वर्ब हैं, एक है बी वर्ब, दूसरा है हैव, और तीसरा है डू, राइट। बी देखिए आप, द एक्सेप्शनल वर्ब इन इंग्लिश, एक्सेप्शनल, द ओनली वर्ब इन इंग्लिश जिसकी हमारे पास ऑट फॉर्म्स इन इफेक्ट, ऑट फॉर्म्स। अब देखिए, एस फॉर्म में हमने यहाँ पे तज़किरा किया है एम का, एज का, आर का, राइट। पास्ट में वाज और वेयर इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव फॉर्म या इंग फॉर्म में यूज़ होता है बी से बीइंग, ये इट इज़ बिकॉज ऑफ बी बेस हमारे पास इंग फॉर्म बनी है बीइंग, राइट। और फिर परफेक्ट फॉर्म में अगेन आप देखिए हमारे पास लफ्ज़ आ जाता है बीन। इस वर्ब को जिसको आप इंग्लिश में देखेंगे बी को, यू हैव इन फैक्ट 8 फॉर्म्स, यू कैन अंडरस्टैंड बी, एम, इज, आ, वाज, वेयर, बीइंग एंड बीन, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये वही वर्ब है जिसकी वजह से हमारे पास पेस यूज़ हैं। पेस यूज़ बनाने के लिए ये वर्ब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर आपका पेस यूज़ नहीं बन सकता, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। जिसको तो हम एक्टिव से पेस यू की बात करेंगे, उसको तो हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा। यहाँ देखिए आपके पास एक और फॉर्म है हैव। अब देखिए कभी कभार ऐसा नहीं होता है कन्फ्यूजन कि आप लिखेंगे हैज़, यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा। हैज़ इस वजह से नहीं आएगा, हैजिंग हमारे पास लफ्ज़ नहीं आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बेस के साथ हम इंग फॉर्म का यूज़ करते हैं, और V4 हमारा बनता है हैविंग, ठीक है। हैव से तभी हैविंग, तो ऑब्वियसली ये बात ये हो जाएगी कि हम इंग फॉर्म जो होगी एड, वो होगी V1 के साथ, ठीक है। अब देखिए आप, बेस में हैव हमारे पास, एस फॉर्म में हैज़, इसका पास्ट फॉर्म V3 में हैड आएगा, और फिर इंग फॉर्म में हैमिंग, और परफेक्टिव फॉर्म में हैड आएगा, ठीक है। और फिर देखिए दूसरी चीज़, आप डू है आपके पास, डू, और एस फॉर्म में हमारे पास डज आएगा। आप कभी भी देखिए डजिंग, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि हम इंग फॉर्म यूज़ करते हैं बेस के साथ। दैट्स वाई बेस फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है, आपको बेस दी जाती है, और आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि इन फॉर्म्स में से कौन सी फॉर्म उसके साथ लगेगी, कौन सी फॉर्म इसके साथ परफेक्टली इंसर्ट की जाएगी। तभी अगर हम एक फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल फिलोसफी, और फिर आप कोई और वर्ब देते हैं अदर देन, और कोई फॉर्म देते हैं, आई बिलीव कि अदर देन बेस, द ऑब्जेक्टिव इज इनकरेक्ट, राइट। दैट मीन्स वेन एवर यू गिव, यू हैव टू गिव व्हाट इज कॉल्ड
बेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे देखेंगे, अगर आप एक सेंटेंस लेते हैं, शी इज़ नाइस। अब अगर शी और इज़ जो है फिर इन द ब्लैंक्स रखा जाए, तो आपने इज़ नहीं देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा बी। उसका मतलब फिर इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन जो बच्चों के लिए देना पड़ेगा या किसी भी के लिए देना पड़ेगा, वो हमने देना पड़ेगा बी। हमने लिखना है शी फिल इन द ब्लैंक्स, फिर लिखना है बी, और फिर लिखना है आगे नाइस, ठीक है। और आपने सेलेक्ट करनी पड़ेगी कौन सी फॉर्म, फिर आप लिखते हैं शी इज़ नाइस या शी वॉज नाइस। यू अंडरस्टैंड? ओके, लीव दैट। द आइडिया इज बेस फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ यू हैव द लास्ट, यू सी थर्ड फॉर्म, थर्ड वर्ब डू है, डज है, डिड है एट द पास्ट, एंड देन you have doing, and at perfective level you have done, right? These are considered to be primary verbs in English. Very important verbs. They are just three in number. Some you are also calling them, they are considered to be auxiliary verbs, right? Auxiliaries का हमारे पास और एक portion आता है, we will be discussing it later, what is called modals. Okay, now see this. Now you have a note, you would try to understand it. If you divide the above table into two parts, I am talking of all the three tables जो हमने अभी तक पढ़े, रेगुलर वर्ब्स का, इरेगुलर वर्ब्स का, और यहाँ प्राइमरी वर्ब्स का। अगर आप इस टेबल को डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स एज V1, V2 एंड V3, ठीक है, इसको समझिए V1, V2, V3 ये आपका पार्ट फर्स्ट, V4 एंड V5 ये आपका पार्ट सेकंड। इफ़ यू आर डिवाइडिंग द होल टेबल इनटू टू पार्ट्स, you have column first V1, V2, V3 considered to be first three columns. They consist of part first. V4 and V5 they consist of part second, right? Now forms under part first, जो forms part first के अंडर आएंगी, part first के अंडर columns पहले तीन are finite verbs, right? They are considered to be finite verbs. पहले वाले तीन, इनको हम कहेंगे ये फाइनाइट वर्ब हैं। आप देखिए यहाँ आ जाइए, आप ऊपर यहाँ जिसको तो आप रेगुलर वर्ब्स में जाते हैं, आपके पास प्ले, प्लेस, प्लेड, ये पहले वाले तीन जो हैं ये फाइनाइट वर्ब हैं। जिसको तो आप V4 और V5 को देखेंगे, ये हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे, V4 एंड V5। V1, V2, V3 are finite verbs. V4 and V5 are considered to be non-finite verbs, right? जैसे यहाँ पे देखिए कुछ लफ्ज़ वर्क, वर्क्स, वर्कड, फाइनाइट, वर्किंग एंड वर्कड, non-finite verbs. Talk, talks, talked, finite, talking, talked, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ऐसे ही आ जाइए आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में, इरेगुलर वर्ब्स में, जिसको तो आप इस टेबल को देखेंगे, यू हैव ईट, ईट्स, एट, फाइनाइट, ईटिंग एंड ईटन, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, राइट? ब्रेक, ब्रेक्स, ब्रोक, फाइनाइट, ब्रेकिंग एंड ब्रोकन, नॉन फाइनाइट। V1, V2 एंड V3 फाइनाइट फॉर्म्स हैं, राइट? और V4 एंड V5 ये आपके हैं नॉन फाइनाइट फॉर्म्स। ऐसे ही जिसको तो आप टेबल 3 में बात करेंगे, आपके पास फाइनाइट जो है बी, एम, इज़, आर, वाज, वेयर, फाइनाइट पहले V1, V2, V3, V4 और V5 आपका नॉन फाइनाइट। सी अगैन द नोट, if you divide the above table into two parts as V1, V2 and V3 as part first and V4 and V5 as part second, right? Forms under part first columns are finite verbs, forms under part 2 columns are non-finite verbs, right? कुछ फाइनाइट हैं और V4 और V5 में नॉन फाइनाइट हैं। अब देखिए फाइनाइट वर्ब एक्चुअली होता क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड फुल्ली, कि कहीं आप बच्चों का कन्फ्यूजन ना रहे। आपको रीडर्स फ्रेंड्स ये बात अच्छी तरीके से जहन नशीन करनी चाहिए। यू हैव फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब्स विच हैव पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। वो वर्ब्स जिनकी आपके पास प्रेजेंट फॉर्म भी है और पास्ट फॉर्म भी है, उनको आप कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स, राइट? द आइडिया इज V1, V2 एंड V3। आप देखिए आपका प्रेजेंट फॉर्म भी है और पास्ट फॉर्म भी है और आपका बेस फॉर्म भी है। इन तीनों फॉर्मों को हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब्स। सच वर्ब्स कैन परफॉर्म एक्शन
as the root of an independent class, right? Such verbs can perform action as the root of an independent class. यानी independent class के लिए जो root है that is considered to be finite verbs. और फिर देखिए दूसरी चीज़, finite verbs change their form. Finite verb change their form when there is a change in number or person of the subject, right? शायद आपको बात समझ में नहीं आई. I simply said finite verb change their form. Finite verb जो हैं ये अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम यहाँ नीचे देखेंगे इसमें कहाँ पे चेंज करते हैं ये अपनी फॉर्म को. When there is a change in number or person of the subject. जिस वक्त आपका सब्जेक्ट चेंज होता है आपका फॉर्म चेंज हो जाता है. जैसे यहाँ पे देखिए आप आई लाइक कुकिंग. आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई. जिस वक्त आपने आई के साथ यूज़ किया आपने लाइक का यूज़ किया, और लाइक समझिए आप ये आपके बेस है, ठीक है. लाइक और एस फॉर्म में आएगा लाइक्स, फिर आएगा ऐसे ही लाइक्ड, फिर आप देखेंगे लाइकिंग, एंड देन यू आर अगेन सीइंग व्हाट इज़ कॉल्ड क्या कहते हैं लाइक्ड, राइट, एट V5. अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जिस वक्त आपने फर्स्ट पर्सन यूज़ किया आई लाइक कुकिंग, ठीक है. अब आपने थर्ड पर्सन को लिया ही, जिसको आपने ही लिया ही लाइक्स, आपका लाइक से फॉर्म चेंज हो गया लाइक्स. पहले लाइक था अब बन गया लाइक्स. फाइनाइट वर्ब की ये खासियत है कि अपनी फॉर्म चेंज करते हैं जब उनका सब्जेक्ट चेंज होगा. सब्जेक्ट पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था और अब बना थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आपने आई यूज़ किया, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपने ही यूज़ किया, जो फॉर्म थी वो चेंज होगी. इतना ही नहीं है फाइनाइट वर्ब्स में. फाइनाइट वर्ब्स में जिस वक्त आप टेंस इसका चेंज करेंगे तब भी ये चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लिखा आई लाइक कुकिंग, ये आपका प्रेजेंट टेंस है. जिस वक्त आप इसका पास्ट टेंस ले लेंगे तो आपने लिखना पड़ेगा आई लाइकड कुकिंग. जिस वक्त आपने लाइकड लिखा आपने दोबारा जो लफ्ज़ लाइक है लाइक को दोबारा इस फॉर्म को चेंज किया, राइट. फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब चेंज देयर फॉर्म व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. और इन अदर वर्ड्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, जो आपने जहन में रखना पड़ेगा, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो चेंज होते हैं विद द सब्जेक्ट, ठीक है. सब्जेक्ट के साथ ये चेंज होते थे. अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और फिर आपने सेकंड पर्सन को यूज़ किया तो आपकी फॉर्म कभी कभार चेंज हो जाएगी, या आपने थर्ड पर्सन को चेंज किया तो आपकी फॉर्म चेंज हो जाएगी. तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी. और टेंस के साथ भी चेंज होता है. आपने प्रेजेंट से पास्ट गए आप वहाँ पर भी चेंज होगी. जैसे देखिए आप, इफ़ द टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज, अगर आप टेंस चेंज करते हैं द फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो चेंज. फॉर्म जो है वर्ब की वो दोबारा चेंज हो जाएगी. जैसे ही वर्क्स इन ए स्कूल, ही वर्क्स इन ए स्कूल प्रेजेंट टेंस, ठीक है. और जिसके बाद आपने इसको पास्ट बनाया ही वर्कड इन ए स्कूल, आपने वर्क से वर्कड बना दिया, ठीक है. और ये खासियत है फाइनाइट वर्ब को, ठीक है. अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स की पहले हम थोड़ी सी देखेंगे इसकी डेफिनेशन. किसको आप बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब आपके लिए क्या माने रखता है. आप देखिए, verbs which have progressive V4 form and perfective V5 forms are called non-finite verbs. यूजुअली जो आपके लिए बहुत आसान याद रखना है, V4 में और V5 में जो भी वर्ब फॉर्म्स एग्जिस्ट होती हैं वो सारी फॉर्म्स जो हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ठीक है. एक चीज़ आपने जहन में ये रखना है. इसी वजह से ज़रूरी है कि आप इस टेबल को, जिस टेबल के बारे में मैं पहले से बात कर रहा हूँ, इसको आपने समझने की ज़रूरत है. आप वर्ब्स को इन टर्म्स ऑफ 5 में डिवाइड करेंगे, आपको खुद ब खुद पता चलेगा फाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं, ठीक है. यहाँ पे देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, मोस्ट नॉन फाइनाइट वर्ब्स फाउंड इन इंग्लिश और इन्फिनेटिव्स. जो ज़्यादातर नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमको इंग्लिश में देखते हैं दे आर इन्फिनेटिव्स, दे आर पार्टिसिपल्स, दे आर जुरंड्स, राइट. इन्फिनेटिव्स अभी देखते हैं हम क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स एंड जुरंड्स.
Non-finite verbs do not change their form when the number or the person of the subject changes. ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट चेंज होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें किसी भी तरीके की चेंज सब्जेक्ट की चेंज से नहीं होगी। या अगर आप टेंस को चेंज करते हैं, इट ऑल्सो डज नॉट शो टेंस, राइट। द आइडिया इज, क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि अगर आप टेंस को चेंज करते हैं, यू विल गो फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, इनमें कोई चेंज नहीं होती है। ठीक है, इन दैट मीन्स the verbs which are unchanging, they do not change their form, they do not change their form, are considered to be non-finite verbs. And for instance, it is very easy to remember form 4 and form 5, v4 and v5, both are considered to be non-finite verbs, right? Now see this काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, क्या क्या काइंड जो भी हमने बताया आपको, इन्फिनिटिव्स हैं। इन्फिनिटिव्स किसको कहते हैं? इन्फिनिटिव्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको हम टू पहले लगाते हैं, उसके बाद बेस फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। टू का इस्तेमाल पहले किया जाएगा प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जाएगा, दे आर कंसिडर्ड टू बी इन्फिनिटिव्स। और ये आएगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स की पहली फॉर्म है, राइट। और फिर देखो आप पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स में हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स, परफेक्ट पार्टिसिपल्स, ये जो हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हम इंग फॉर्म को कहते हैं, जो इंग हमारे पास यूज़ होते हैं, इंशाल्लाह इनके ऊपर तफसील के साथ बात होगी। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल्स, राइट, पास्ट पार्टिसिपल्स और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। पास्ट पार्टिसिपल्स जिनको आप V5 कहेंगे, वो वाले। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स V4, V4 की सारी फॉर्म्स। पास्ट पार्टिसिपल्स जो होते हैं V5 की सारी फॉर्म्स। और जिसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं, जैसे आपके पास हैविंग डन, परफेक्ट पार्टिसिपल्स, राइट। हैविंग वर्कड, परफेक्ट पार्टिसिपल्स। हैविंग वॉच्ड, हैविंग सीन, ये सारे जो हैं ये परफेक्ट पार्टिसिपल्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम बात करेंगे आगे, जिसको तो आप फॉलो करेंगे बाकी हमारे लेसन्स, उनमें हम इनके ऊपर बात करेंगे। अब आप देखिए जुरंट, जुरंट क्या होता है? जुरंट में ऐड करते हैं इंग फॉर्म टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के साथ आप इंग फॉर्म यूज़ करते हैं, ये बन जाता है जुरंट। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जुरंट होता है वर्ब, लेकिन ये यूज़ होता है एज नाउन। हालत में तो वर्ब होता है, लेकिन यूज़ होता है एज नाउन। जैसे मैं बताऊँ आपको, जिस किताब देखते हैं जुरंट की बहुत सारी मिसालें हैं। स्मोकिंग, स्मोक वर्ब है, जिस किताब ने स्मोकिंग बनाया, ये बन जाता है, ये भी वर्ब ही है, लेकिन ये यूज़ होता है जैसे स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड। अब यहाँ पे जिस किताब ने देखा स्मोकिंग लफ्ज़, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये यूज़ हुआ एज नाउन, इसने सब्जेक्ट की जगह ली, लिहाजा इनको हम कहेंगे जुरंड्स। हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं, देयर वुड बी ए सेपरेट लेक्चर ऑन इट, राइट। ओके, now see the examples, certain examples, in order to make you a little bit about the concept of non-finite verbs. Examples, I want to play cricket. आप देखिए, जिस किताब इन्फिनिटिव्स को देखते हैं, टू प्ले, आपका मैन वर्ब एक्चुअली वांट है यहाँ पर, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। देखिए टू प्ले इन्फिनिटिव्स, शी वांटेड टू प्ले क्रिकेट, जिसको आप इसको पास्ट बनाते हैं तब भी ये कांस्टेंट ही रहता है, आप टू का यूज़ करते हैं और बेस फॉर्म को यूज़ करते हैं प्ले को, टू प्ले। शी वांट्स टू प्ले, अब आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर को किया प्रेजेंट टेंस में यूज़, तब भी आपका जो ये है ये कांस्टेंट रहा इन्फिनिटिव, टू प्ले, राइट। नाउ ऑल आर दीज कंसिडर्ड टू बी नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लीविंग यू हियर बिकॉज नॉर्मली कि हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दैट इज़ विद रिगार्ड टू इंटरनेट। हमारा 2G अपलोड होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है, लिहाजा आई एम लीविंग यू हियर, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट डू वन थिंग, remain, try to understand these lectures properly. Wherever you have confusion, you can straight away come to my channel, and on YouTube channel,
and you will write down there, your queries. Okay, I will try my level best to make it to the simplest form, and try to rectify your confusions, and whatever queries you have, I will be looking at them, right? Okay, for today it is enough. I'm leaving you here, dear friends. Okay, goodbye.